हेलो गाइस। तो आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, आपको शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, बेंडिंग ऑफ बीम। तो मैंने सोचा कि मैं आपको लास्ट सिटी पढ़ा रहा हूँ, लास्ट सिटी में जो क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, तो लास्ट सिटी से ही पहले क्वेश्चन कराए जाएँ। ठीक, तो बेंडिंग ऑफ बीम लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, आपको ये बेंडिंग ऑफ बीम आएगा, तो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, पहले देखो बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में लिखना है आपको थोड़ा सा। ठीक, देखो बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में जो निकला वो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हो। इसकी जो भी डेफिनेशन कुछ भी है मैं आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा इसको। देखो बेंडिंग ऑफ बीम में होता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई भी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मान लो कोई भी रॉड है, कुछ भी है। अब मान लो कोई भी रॉड है। अब देखो इस रॉड की जो लेंथ होगी ना, जो लेंथ होगी वो इसकी ब्रेथ, थिकनेस, सबसे जो बड़ी चीज़ होगी वो इसकी लेंथ होगी। तो उसी को हम बेंडिंग ऑफ बीम बोलते हैं कि उसमें जो उसकी लेंथ होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए एज कम्पेयर टू थिकनेस एंड ब्रेथ। ठीक, यानी थिकनेस और ब्रेथ है वो स्मॉल होनी चाहिए और इसकी जो लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम बेंडिंग ऑफ बीम बोलते हैं। अब अब देखो इसके बाद थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हम इसका जब डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो देखो, आपको इसमें बीच में एक एक्सिस रहती है जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का मतलब जब इसको मैं देखो बेंडिंग ऑफ बीम का मतलब हम बीम को बेंड करेंगे। तो जब मैं इस बीम को बेंड करूँगा, बेंड का मतलब मोड़ेंगे। ठीक, तो देखो जब इसको हम बेंड करेंगे मान लो, तो जो न्यूट्रल एक्सिस है ना उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जितनी लेंथ पहले थी उतनी लेंथ रहेगी। तो उसी को यानी जिस पॉइंट पर एक एक्सिस हो जो न्यूट्रल रहे हर कंडीशन में, आप उसको बेंड करो या नॉर्मल रखो, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, अब देखो इससे हम एक परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, मान लो ए और बी। ये मैंने एक परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली। ठीक, अब तो ये एक एक्सिस है, इसका ध्यान रखेंगे। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है जो जेड डिस्टेंस है। मान लो जो न्यूट्रल एक्सिस थी ना, ये इससे जेड डिस्टेंस पर हमने एक एक्सिस ले लिया है ए बी। अब होगा क्या, जब इसको मैं देखो बेंड करूँगा, तो देखो जब मैं इसको बेंड करूँगा कुछ इस टाइप की इसकी शेप बन जाएगी। देखो एक मिनट, ये आपका एन है। ठीक है, तो इस पर न्यूट्रल एक्सिस पर कोई भी डिफरेंस नहीं, कोई भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो ये जो जो एक्सिस थी, मैंने इस परपेंडिकुलर जो एक्सिस ली थी न्यूट्रल एक्सिस से जेड डिस्टेंस पर, उस वो क्या होगी पता है, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगी। आपको दिख रहा है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हम इसको ऐसे बेंड करेंगे तो मान लो वो जो भी इंक्रीज करेगी, मैं उसने ए डैश बी डैश दे दिया मैंने उस एक्सिस को नाम, और उसकी डिस्टेंस कितना है, जेड ही है। ठीक, अब देखो अगर आप इसको थोड़ा सा आगे मिलाओगे, ठीक है, इधर से ऐसे आगे मिलाओगे, ठीक, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है। इसको मैं थीटा एंगल लेट कर लेता हूँ। ठीक है, एक एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको मैं थीटा एंगल लेट कर लिया। ठीक, अब देखो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, इससे मैंने देखो ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको लिखना होता है बस, और कुछ नहीं है। ये नहीं कि आप इस चीज़ को रटना नहीं है आपको, ये तो बस समझना है कि डायग्राम में जो किया है बस उसको लिख दो, और जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो लिख दो भाई। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को भी कि टाइम ख़राब करें इसे याद करने में। तो देखो ये मैंने आर मान ली, डिस्टेंस मान न्यूट्रल एक्सिस से मैंने आर डिस्टेंस मान ली। ये देखो आर प्लस जेड है, तो इसका मतलब जो इससे मैंने जेड न्यूट्रल एक्सिस से जेड डिस्टेंस पर एक एक्सिस ली थी, वहाँ से अगर मैं रेडियस देखूँगा तो कितनी हो जाएगी, आर प्लस जेड हो जाएगी। देखो यहाँ तक आर है और जेड और उसमें ऐड हो रहा है तो आर प्लस जेड हो जाएगा ना। ठीक, ये हो गई यहाँ तक। तो अब देखो बस इसी से काम हो जाएगा हमारा, हम इसी से इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर देंगे। ये डायग्राम था, अब इसी चीज़ को आप लिख दो कि हमने क्या किया था कि कंसीडर, हमने पहले कंसीडर किया कि कंसीडर ए बीम ऑफ। अब देखो इसमें हम एक बीम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वो बीम रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कंसीडर ए बीम लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कंसीडर ए बीम ऑफ। अगर आप देखो, अगर यहाँ पर लिख दो कंसीडर ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर एंड और सर्कुलर, इसका मतलब आपको जो बेंडिंग ऑफ बीम निकालना पड़ेगा वो दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक, अगर आप नहीं लिखते हो तो कुछ नहीं, बस लिख दो कंसीडर ए बीम, बस इतना लिख दो, ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमने एक बीम कंसीडर कर लिया और क्रॉस सेक्शन की एक बीम कंसीडर किया है हमने। फिर क्या किया था मैंने इसमें कि एन एन जो है वो क्या है, एक न्यूट्रल एक्सिस है। इस चीज़ को भी लिख दो कि एन एन इज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, या इसको हम लेयर बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस या लेयर। एंड
और क्या था फिर देखो ए बी, हमने ए बी एक्सिस लेट की थी, तो ए बी इज ए एक्सिस, क्या ए बी एक्सिस है, ए बी इज एक्सिस विच इज टेकन, जो मैंने लिया विच इज टेकन जेड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। भाई यही तो कहना मैंने कि ए बी मैंने एक ऐसा एक्सिस लिया है जो न्यूट्रल एक्सिस से जेड डिस्टेंस पर, तो ये मैं लिखने वाला हूँ, एंड ए बी इज टेकन, ए बी इज ए एक्सिस विच इज टेकन ए डिस्टेंस जेड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ देखो, बस कुछ नहीं किया, जो किया था वो था। अब और इसमें क्या है, और आप लिख दो कि रेडियस, लेट रेडियस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज आर एंड रेडियस ऑफ ए डैश बी डैश एक्सिस, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश एक्सिस इज आर प्लस जेड। ठीक है, तो ये देखो, ये इसकी रेडियस कितनी, आर प्लस जेड है, इसकी आर है, ये हमने लिख दिया। आप देखो इसमें एक पॉइंट भी बढ़ा सकते थे कि जब व्हेन वी बेंड ऑफ दिस बीम देन द लेयर ऑफ जो ए बी लेयर है ना, इसकी क्या होगी, डिस्टेंस इंक्रीज कर गई। आप ये चीज़ लिख सकते हो कि व्हेन वी बेंडिंग ऑफ बीम, तो लेयर ऑफ ए डैश एंड बी डैश इंक्रीज लेंथ। ठीक है, इंक्रीज लेंथ। अब वो चीज़ आप यहाँ पर इसमें भी मेंशन कर सकते थे, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक, तो देखो वी नो दैट। अब देखो आप हम, अब मैं आपको देखो एक यहाँ पर एक वो दे रहा हूँ, की पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस चैनल का नाम है की पॉइंट है, और हम की पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें समझेंगे। अब मैंने देखो हमने की पॉइंट क्या रखना है आपको याद है, इसमें का की पॉइंट क्या है इस डेरिवेशन का। देखो पहले वाला न्यूमेरिकल जब मैंने आपको ड्राइव करा था, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो ट्विस्टिंग कपल वाला था, तो उसमें एक की पॉइंट था कि हम वहाँ पर क्या ले रहे थे, बल्ब, वो आपका यंग मॉडुलस हम जो निकाल रहे थे वहाँ पर, तो आप, तो उस केस में हमने मॉडुलस और रेजिडिटी निकाला था। ठीक है, तो वहाँ का की पॉइंट आप लिख लो मॉडुलस और रेजिडिटी, यहाँ का आप की पॉइंट लिख लो कि यहाँ पर क्या हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए काम करेंगे। देखो आप बस इतना याद रखोगे ना, जब मॉडुलस और रेजिडिटी, तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि आपको क्या क्या निकालना है। आपको देखो वहाँ से स्ट्रेस चाहिए होगा, आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस चाहिए होता है हमको जब हम मॉडुलस और रेजिडिटी निकालते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं जिसको हम। ठीक, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस चाहिए, तो आप टेंजेंशियल स्ट्रेस तो समझोगे, आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है। ऐसे यहाँ पर अगर आप की पॉइंट याद रखोगे, तो यहाँ पर हम की पॉइंट क्या निकालने वाले हैं, तो आपके लिए फिर चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हम करने क्या वाले हैं। तो देखो यहाँ पर यंग मॉडुलस आप इसमें लिख लो, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो यंग मॉडुलस वाई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस आप लिखते होंगे शायद, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन बस जो स्ट्रेन है ना, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक, पर लेकिन हमको इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अरे स्ट्रेन है ये स्ट्रेन, ठीक है, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से की पॉइंट से आप ये याद रखोगे कि हमको करना क्या क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए देखो सारी चीज़ें हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए की जाएंगी। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं, मैंने क्या आप हम जानते हैं कि आर इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। और देखो आर किसके लिए, इसके देखो आर क्या है, आर क्या है दिख रहा होगा, ए डैश बी डैश है। रेडियस क्या है इसके लिए, रेडियस क्या आर प्लस जेड है। एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, अब देखो ये कौन सी, अगर आपको दिख रहा होगा ये लेंथ कब है, जब इसको हम बेंड कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन लेंथ, वही तो है ये डैश बी डैश। अब अगर मैं इसकी पहली वाली कंडीशन की बात करूं, जब मान लो हम इसको क्या नहीं करें, बेंड नहीं करें, तब ए भी क्या आता, तब ये भी क्या आता भाई, तो जब उस टाइम ये भी क्या था, तो उस टाइम ये भी आप कहा था कि आर ही डिस्टेंस रहती। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल, ध्यान समझना, देखो मैं आर इंटू थीटा क्यों लिख रहा हूँ, आप ध्यान समझना। उस केस में जो न्यूट्रल एक्सिस थी ना, वो ई वी के ही इक्वल थी, आपको दिखना रहा है डिस्टेंस, देखो एकदम इक्वल है दोनों का, नहीं दिख रहा है क्या, दोनों का डिस्टेंस एकदम इक्वल है। अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि एन एन इजकल टू ए बी, तो जो काम मैं ए बी के लिए करूँगा वो एन एन के लिए होगा, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब मैं आर इंटू थीटा ले सकता हूँ इसको।
दिख रहा होगा एन कितना है, आर, एंगल कितना थीटा, रेडियस आर है, क्योंकि उस केस के लिए जो ओरिजिनल लेंथ बात कर रही है, ये ओरिजिनल लेंथ है उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ से ए डस बी डस और ए भी हमने निकाल लिया। ये आर इंटू थीटा के इक्वल कैसे हो गया आप समझ जाना, क्यों एन एन जो है वो ए बी के इक्वल था। ठीक, अब देखो, अब मुझे चाहिए कि इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, अब वो मैं कैसे निकालूंगा। भाई जितना इंक्रीज हुआ लेंथ में, उस इंक्रीज लेंथ में से जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको माइनस कर दें हम, तो हमको जो कितना इंक्रीज हुआ वो हमको मिल जाएगा ना। ठीक, जैसे मान लो देखो यहाँ तक अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, और मान लो फिर नेक्स्ट फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज में अगर मैं 12 किलोमीटर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, 12 किलोमीटर मैंने मान ट्रैवल किया, तो मैं पूछ रहा हूँ मैंने कितना इंक्रीज किया, तो आप क्या करोगे कि जो जितना बाद में जो जितना डिस्टेंस था, आप लास्ट वाले डिस्टेंस को माइनस करोगे तो आपको वो जितना इंक्रीज किया वो मिल जाएगा। तो बाद में पहले, अब बाद में कितना है जो अब आ रहा है वो ये है ना ए डैश बी डैश, जब हम इसको बंड कर रहे हैं तब तो ये है ए डैश बी डैश की वैल्यू लेंथ की। ठीक है, आर क्या एक लेंथ ही तो है, ठीक, कितना इंक्रीज हुआ लेंथ में जब बेंड करने के बाद, और ये क्या था ओरिजिनल लेंथ था उस टाइम थी। अब मुझे इंक्रीज इन लेंथ याद करना है कि अब कितना इंक्रीज लेंथ जो है वो इंक्रीज हुआ। तो अब मैं इस आफ्टर वाले में से जो पहले बिफोर था उसको माइनस कर दूं तो मिल जाएगा ना, इसी केस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो इंक्रीज इन लेंथ हम यहाँ से निकालेंगे इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज लेंथ क्या हो जाएगा आपका ए डस बी डस माइनस ए बी। अब देखो आर प्लस इसका मल्टीप्लाई करो अंदर आर थीटा, इसका करो आर जेड माइनस ए इंटू बी कितना आर थीटा है, देखो ये इससे कैंसिल कितना आ गया आर जेड। ठीक है, कितना आ गया आर जेड। तो इंक्रीज इन लेंथ आप यहाँ पर लिख लो। अब देखो इंक्रीज इन लेंथ आ गया यहाँ पर। ठीक, कि देखो इंक्रीज इन लेंथ क्यों निकाला, इंक्रीज इन लेंथ निकालने का मेरा मेन पर्पस जो था वो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्यों, हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये चेंज इन लेंथ ही तो है, कितना लेंथ में चेंज हुआ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हम जानते हैं क्या आर थीटा है, चेंज इन लेंथ हमने यहाँ से निकाल लिया, बस यहाँ से आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें रखेंगे, देखो फिर बस आसान है, फिर डेरिवेशन में कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो ये ज़्यादा टफ डेरिवेशन नहीं है वैसे। ठीक, हम निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आई होप आपको अब इमेज बन रहा होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, जब तक इमेज ही नहीं बनेगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। तो कितना आया, इंक्रीजिंग लेंथ कितना आया था, थीटा इंटू जेड आया था, और ओरिजिनल कितना था, थीटा इंटू आर था। आपके सामने हो रही सारी चीज़ें कैंसिल, तो कितना आ गई, जेड अपॉन आर आ चुका है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये आ चुका है जेड अपॉन आर। अब देखो ना, अब लगा दो यंग मॉडुलस, क्यों हम यंग मॉडुलस के लिए अब एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब हम सारी चीज़ें जानते हैं। यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस निकालेंगे हम, तो यंग्स मॉडुलस वाई से दिखाते हैं। वाई इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस, या स्ट्रेस लिख दूँ, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल देखो मैंने अभी ये मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैंने अपने टेलीग्राम पर एक फोटो सेंड किया था, उसमें है ना ये सारे यंग मॉडुलस और ये जो फॉर्मूले ना एक ही पेज पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में, क्योंकि रिवीजन करना हो तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम में आपको बताएगा की पॉइंट ए। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना था, जेड अपॉन आर। तो वाई इजिकल टू आर ऊपर जाएगा तो एफ अपॉन ए इंटू जेड अपॉन आर अपॉन जेड, ये आ जाएगा ना, यंग मॉडुलस आ गया ये। अब ध्यान से समझना, ये यंग मॉडुलस जो आया है ये एक बीम के लिए आया है, क्योंकि एक बीम का मतलब एक लेयर के लिए आया है ये। देखो इसके अंदर बहुत सारी लेयर होंगी, ये जो बीम बना है ना पूरा, ये बहुत सारी लेयर से बना है। देखो मैंने एक लेयर्स के लिए लिया था, ये एक लेयर के लिए तो है, ये एक लेयर जो हम ले रहे हैं। ऐसे इसके अंदर अनंत इनफिनिट ऐसे बहुत सारी होंगी, ये बहुत सारी लेयर होंगी इसके अंदर। तो बहुत सारी लेयर के लिए क्या करूँगा मैं, इस वाली के अगर मैं समीशन निकाल दूँ, समीशन अगर मैं निकाल दूंगा तो टू ओवरऑल आ जाएगा ना। तो हम ये करने वाले हैं फॉर कंप्लीट बीम। ठीक है, ये करने वाले हैं तो फॉर कंप्लीट बीम। तो फॉर कंप्लीट बीम कितना हो जाएगा, फोर्स, यहाँ से अगर आप फोर्स निकालोगे, पहले देखो यहीं से फोर्स निकाल लेते हैं, तो एफ निकालूंगा मैं, तो वाई इंटू ए इंटू जेड अपॉन आर, ये हो जाएगा ना। ठीक, अब निकाल दो कंप्लीट, तो समीशन कितना आ जाएगा, यंग मॉडुलस बाई ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है,
सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जेड क्या है, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी उसने हम न्यूट्रल एक्सिस से जेड डिस्टेंस पर जो हमने एक्सिस ली उसके बीच की डिस्टेंस है ये। जेड अपॉन आर क्या रेडियस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से आ गया फोर्स, और देखो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था बेंडिंग मोमेंट या मोमेंटम फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेंडिंग ऑफ मोमेंट या मोमेंटम फोर्स क्या होता है, सेम ये टॉर्क होता है, ये समझो ये टॉर्क ही है एक प्रकार का, ठीक है। तो वही टॉर्क वाली चीज़ें हैं ये। तो फॉर कंप्लीट तो फोर्स इतना आ गया ना, तो अब टॉर्क क्या होता है आपको पता होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो नाउ ये अलग चीज़ नहीं है, वही आपका टॉर्क। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, या आप इसको बोल सकते हो बेंडिंग मूवमेंट, या आप इसको बोल सकते हो टॉर्क, ठीक है। तो जो एम वी होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, ये चीज़ें हैं। अब देखो फोर्स कितना आया है, ये आया पर समीशन वाई ए जेड अपॉन आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड, मैं कह रहा था कि न्यूट्रल एक्सिस से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक लेयर ली है ए बी, तो जेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये समीशन आपको दिख रहा है ना, तो ये समीशन वाई ए जेड स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा वाई, ठीक है। ये आ गया हमारा मोमेंटम, बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। तो अब देखो बेंडिंग मोमेंट ये तो आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना आप। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ये पहले एम बी इजकल टू वाई ए जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। आपका आया था एम बी इजकल टू समीशन वाई ए जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ देखना अब, मैं इसको वाई अपॉन आर को बाहर निकाल रहा हूँ, समीशन ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब वी आर आप ध्यान समझना, समीशन ए जेड स्क्वायर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई जी से दिखाते हैं, ये क्या है, ये आपका है जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम बी कितना हो जाएगा आपका, वाई अपॉन आर आई जी, ये है आपका यहाँ पर ये समझ लो, ये आया है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकाल रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं सॉरी, बेंडिंग ऑफ मूवमेंट एम बी। तो आई सी क्या है यहाँ पर, वेयर आई सी मैंने आपको बताया ए जेड स्क्वायर इक्वल होता है, आई सी जो होता है ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि मैं आपसे बोल रहा था कि बेंडिंग और जो हम जो ले रहे हैं आपकी बीम ले रहा हूँ मैं, बीम अगर मान लो रेक्टेंगुलर हुई, रेक्टेंगुलर, तो ये आई जी पर डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। जब सर्कुलर होंगी तो उस केस में कैसे निकलेगा, तब ये आई जी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सर्कुलर में क्या होगा, ये कैसे होगा, नहीं तो अगर मैं आपको केस लेकर ही समझा देता हूँ, बस आपको यहीं तक करना है, बस इतना, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि हैंस मूवमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ मूवमेंट इजकल टू वाई अपॉन आर, आई जी आपको आई जी को बता देना, ये क्या ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं आपको बस समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्लियर तो होना चाहिए कि ये आई जी है क्या। अब मान लो फॉर रेक्टेंगुलर बीम ऑफ ब्रेथ बी एंड थिकनेस डी, मान लो उसकी ब्रेथ बी मान ली मैंने, थिकनेस डी मान ली, क्योंकि भाई उसकी कुछ ब्रेथ होगी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, क्यों रेक्टेंगुलर है। अब देखो अगर उसकी ये ब्रेथ बी है, थिकनेस डी है, ठीक। तो अब देखो इस केस के लिए रेक्टेंगुलर के लिए आई जी जो होता है, रेक्टेंगुलर के आई जी जो होता है वो ए के स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए के स्क्वायर। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी बार बार, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। देखो ए जेड स्क्वायर था ना ये, तो ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये आप शायद आपने एक्सपेरिमेंट में आपको ये यूज हुआ हुआ, ठीक, रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक। अब मान लो एरिया निकालना है मुझे इसका, तो रेक्टेंगुलर बीम का एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू थिकनेस कर दूंगा मैं, हम जानते हैं ना, ये है इसकी मान लो लेंथ, ये इसका आप एल इंटू बी करोगे तो एरिया आ जाएगा ना। तो यहाँ ये बी और डी है, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वीयर लिख दूँ मैं, वीयर ए क्या हो जाएगा, वी इंटू डी, क्योंकि ब्रेथ उसकी वी है, थिकनेस डी मान लो, ठीक है। तो वी इंटू डी हो जाएगा आपका एरिया, ठीक।
अब देखो, अब यहाँ पर मैं जो केस ले रहा हूँ, मतलब रेक्टेंगुलर है बीम, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है, और मान लो मैं रॉड के रूप में ले रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो यहाँ तक ये सिंपल है, पर लेकिन जब एक स्पेशल केस बनता है, जैसे रेक्टेंगुलर बीम दे दे वो, तब के लिए कंडीशन बन रही है कि आई जी जो होता है वो ए के स्क्वायर होता है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो हमने निकाल लिया, ब्रेथ इनटू थिकनेस करके, बी टी हो गया। अब देखो रेडियस जो आपको दिख रहा है ना ये, हाँ, क्या जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको निकालना बाकी है अभी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आई जो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है। ठीक है, किसके लिए, रॉड के लिए, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, और एम के, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए पता क्या होता है, एम, इसके लिए होता है एम डी स्क्वायर अपॉन 12। ये है फॉर रॉड, एम आई। तो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू डी स्क्वायर अपॉन ये होता है, आई इक्वल टू, देखो ये तो था आई के स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब ये आपका फॉर रॉड के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है एम इंटू डी स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, यहाँ से आप एम से एम कैंसिल करोगे, तो यहाँ से देखो आप के स्क्वायर की वैल्यू निकाल पा रहे हो, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, तो यहाँ से आप के स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो आई की वैल्यू आ जाएगी वी इंटू डी स्क्वायर अपॉन 12, ये आ जाएगा वी डी क्यू अपॉन 12, वी डी क्यू अपॉन 12। अगर आपको देखो ये चीज़ें समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप यहाँ तक समझ लो, ये होता है आपका, ये यहाँ बस बता देना कि आई जी क्या है, आपका ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक, बस यही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।